my dear student. I welcome to all on your beautiful the channel named Dynamo Physics. I hope you are doing well. Today I am going to continue the lecture number 5th and this is the part 2 of lecture number 5th. So and the topic is और topic क्या हो जाएगा? Some more types of vector. आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ और types. Some more types of vector. आइए सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं. इक्वल वेक्टर, सेकंड नेगेटिव वेक्टर, थर्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर, फोर्थ यूनिट वेक्टर, फिफ्थ कोइनिशियल वेक्टर, सिक्स फ्री वेक्टर, सेवेंथ फिक्स्ड वेक्टर, एट्थ कोप्लेनर वेक्टर, नाइन्थ पैरेलल और लाइट वेक्टर, फिर उसके बाद टेंथ एंटी पैरेलल वेक्टर और अनलाइक वेक्टर. उसके बाद 11th कोटर्मिनस वेक्टर. उसके बाद 12th डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फिर 13 पोजीशन वेक्टर and the last one is zero or null vector. Zero or null vector. So these are very important types of vector which we have to study. अब हम आइए एक एक करके बात करते हैं. इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर और थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं कि ये सारे वेक्टर क्या क्या हो जाएंगे. एक वेक्टर और लिख लीजिए आप लोग लास्ट में ही 15 नंबर पे. कोइनिशियल, कोप्लेनर एंड कोलीनियर. अब हम बात करेंगे कोलीनियर वेक्टर की. अब देखिए कोलीनियर वेक्टर लीनियर वेक्टर की अब हम बात करेंगे. आइए सबसे पहले बात करते हैं ये हो गया 15 टाइप्स और दो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे. अब हम बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर की. इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स are
सेट टू बी इक्वल इफ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे है। पहला क्या हो जाएगा, दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनमें क्या क्या चीजें इक्वल होंगी, सेम मैग्नीट्यूड, दूसरी क्या चीज इक्वल हो जाएगी, उनका डायरेक्शन सेम रहे, और तीसरा क्या हो जाएगा, सेम यूनिट। तो देखिए सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ए कोई वेक्टर ए है वो इस डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो दूसरा वेक्टर बी है वो भी ईस्ट डायरेक्शन में ही क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो इफ डायरेक्शन आर पैरेलल देन द डायरेक्शन इज सेम एंड टू वेक्टर्स आर इक्वल। अब आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, कई सारे एग्जांपल देंगे ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और इसकी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, और ये है वेक्टर बी, इसका है मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये मान लीजिए वेक्टर ए और बी है, सो बोथ वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड हम चेक करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है देन वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या देते हैं कि और बताइएगा दूसरे एग्जांपल में कौन सा वेक्टर इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर ए में दिया गया है कि 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में है, और वेक्टर बी है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में। अब यहाँ पर देखिए एक वेक्टर ए है जो वेक्टर बी है जो वेस्ट डायरेक्शन में है, और वेक्टर ए है जो ईस्ट डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं रह गया। सो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल हम क्या देंगे, मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में, और एक वेक्टर बी है जो कि 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में। तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपस में? इट दिस वेक्टर इज आल्सो नॉट इक्वल वेक्टर हियर। ये भी 2 न्यूटन ही है और ये भी 2 मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन यूनिट हियर यूनिट इज नॉट सेम। मतलब यहां पर यूनिट सेम नहीं है, इसी वजह से वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं सेकेंड वेक्टर निगेटिव वेक्टर की। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर नंबर 2 निगेटिव वेक्टर की। Two vectors are said to be negative if they have पहला, दो वेक्टर तभी निगेटिव होंगे अगर उनमें क्या हो जाए, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या हो जाए, उनका डायरेक्शन भी क्या हो जाए, बट डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। डायरेक्शन शुड बी अपोजिट,
और उनका डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तब दो वेक्टर निगेटिव वेक्टर होंगे। और इनका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक वेक्टर ए है जो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और दूसरा वेक्टर बी है जो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आप लोग को डायरेक्शन बनाने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे लेक्चर नंबर 3 पर जाइए और वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दीजिए, देखिए तो वहां पर हमने पूरा पढ़ाया है कि कैसे हम वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम बना दे रहे हैं छोटा सा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये दो डायरेक्शन हो गया, दोनों का दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मान लीजिए एक वेक्टर ए है जिसका 2 मीटर पर सेकेंड है और वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक वेक्टर बी है जो 2 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे? तो आप लोग बताइए जल्दी से, क्या ये वेक्टर इक्वल हो जाएगा? आप लोग का आंसर होगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, 2 2 मीटर है। वेक्टर ए इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए जो है, ऐसे लिखिएगा बी वेक्टर, या ऐसे ही लिख लीजिए ए वेक्टर इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है उससे, किसी भी डायरेक्शन को आप निगेटिव दिखा सकते हैं। या यहाँ पर ऐसे भी एक डायग्राम बना लीजिए, या एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए ये ईस्ट वेक्टर बी है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो जो वेक्टर ए है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, माइनस साइन के साथ ही शो करेंगे। अब देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं और ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हमने दिया। मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेक्टर बी है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए, लिख लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड है और ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या ये दो वेक्टर निगेटिव वेक्टर है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, या बताइए जल्दी से निगेटिव है कि, तो आप लोग बता रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। दिस इज नॉट एन निगेटिव वेक्टर। ये इसी वजह से निगेटिव वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। अब इसके हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर की। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर की। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? इट टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर का हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। इट टेल्स द मैग्नीट्यूड, इट टेल्स द मैग्नीट्यूड, और इट टेल्स द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ये केवल क्यों क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है या फिर लेंथ बताता है उस वेक्टर का जो मॉड के अंदर होते हैं। इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस वेक्टर कहते हैं। बट एक बात ये नोट कर लीजिएगा, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये मॉड बता रहा है। मॉड में हमें क्या पता है, लेंथ, और लेंथ कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए एग्जांपल इसका लिख लीजिए। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, वो 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है इन ईस्ट डायरेक्शन। अब हमें बताना है मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो मॉड ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, केवल और केवल 2 मीटर
पर सेकेंड अब हम लिख देंगे। और इस मॉड को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बात आप लोग और जान लीजिए। अगर हमें इस वेक्टर ए का हमने क्या बता दिया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बता दिया। अब इसी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट एरो। विदाउट एरो जब लिख देंगे तो ये भी क्या बताएगा, अगर हम ऐसे लिख देते इसको a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, देन दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में ये है, सबसे ज्यादा कॉमन ये है, और ये भी लिखा मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ से एक बात नोट करके लिख लीजिए कि वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू विदाउट एन एरो ऑफ वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्री वेक्टर। आइए अब देखते हैं वेक्टर नंबर 4, और जिसको हमने किया था किस नाम से डिनोट, फ्री वेक्टर। या आप लोग बस देख लीजिएगा कि हम पूरा वेक्टर बता देंगे। अब फ्री वेक्टर क्या है, दोज वेक्टर whose initial point those vector whose initial point is not fixed is called a free vector और तो जैसे ही आपने डिफिनीशन से स्पष्ट है कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर या फिर को नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब इसके आइए जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल moving along a velocity vector of a particle moving along a straight line is a free vector। अब ये सिंपल सा डिफिनीशन और ये हो गया इसका एग्जांपल। आइए तेजी से इसको जरा समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। अब उस स्ट्रेट लाइन में कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी वेलोसिटी के साथ इसी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। अब ये फिर कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, तो इसका इनिशियल पॉइंट हो सकता हो, इसके पहले कुछ यहाँ हो। तो इस प्रकार का वेक्टर, जब कोई वेक्टर इनिशियल पॉइंट में, जब कोई वेक्टर एक वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उस पार्टिकल का देखिए इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, हर एक जगह पर इनिशियल पॉइंट कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर कहेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अब फिफ्थ वेक्टर की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, दोज वेक्टर whose those vector whose initial point is fixed is called a fixed vector और लोकलाइज्ड वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड वेक्टर या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा, पोजीशन वेक्टर
of a particle position vector of a particle is fixed. Position vector of a particle is fixed because its initial point lies at the origin. तो मान लीजिए कोई वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है, पोजीशन है, तो उस पार्टिकल, अगर हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मानते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन से। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, जब आप अपने घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो घर आपके लिए क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका जो भी वेलोसिटी या स्पीड होता है वो 0 0 होता है। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको लिखते वक्त ही लिख लीजिएगा आप लोग। यूनिट वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका इस साल भी उपयोग होना है और अगले साल भी उपयोग होना है वेक्टर में। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर whose magnitude is 1 is called a एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए it is represented by a cap put on the vector A। मान लीजिए कोई वेक्टर A है, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक कैप लगा देंगे, और इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कह देंगे, यूनिट वेक्टर कह देंगे। इट इज रीड एज ए कैप। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक कैप से पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड दिस यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट, how to find this। अब हम इस यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे करेंगे, तो आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं कि मान लीजिए जब आप कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए वेक्टर और इनटू किसके बराबर हो जाएगा, ए कैप के, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये वेक्टर ए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को, तो यहां से ए कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा, फार्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या पड़ी। इट इज यूज्ड टू और इट गिव्स ओनली डायरेक्शन of a, it gives only direction of a vector। और एक बात और इसमें नोट करने वाली है कि it has no unit and डायमेंशन। ना ही इसके पास यूनिट होता है और ना ही इसके पास डायमेंशन होता है। तो ये सारी बातें थी यूनिट वेक्टर के लिए। अब ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर।
तो इन सब के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा। दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, those vector whose initial point is fixed, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो और कॉमन हो, और कॉमन इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। इसका एग्जांपल मान लीजिए, ये कोई पॉइंट हो गया, यहां से वेक्टर ए, ये इसी पॉइंट से वेक्टर बी, और इसी पॉइंट से वेक्टर सी। तो ये इसका डायग्राम हो गया को इनिशियल का। उसके बाद फिर हम आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर की। अब देखिए को प्लेनर वेक्टर क्या होता है। को प्लेनर वेक्टर उसे कहते हैं जो जब दो वेक्टर दो सेम प्लेन में लाई करते हैं। which lies in the same plane is called कोप्लेनर। तो ऐसे वेक्टर जो लाई करते हैं सेम प्लेन में, उस प्रकार के हम क्या कहते हैं? उन्हें कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। प्लेन क्या होता है? इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ। जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होगा वो प्लेन कहलाता है, या इट इज आल्सो कॉल्ड टू डायमेंशन। अब मान लीजिए ये बोर्ड हमारा प्लेन है, तो यहाँ पर एक वेक्टर हमने ए ड्रॉ कर दिया और इसी सेम प्लेन में एक वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया? को प्लेनर वेक्टर हो गया। अब हम फिर बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कोलिनियर वेक्टर आइए तो अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन? दोज वेक्टर which act along the same line or along those vector which act along the same line or along the parallel line those vector which either act along the same line or along the parallel line is called कोलिनियर वेक्टर। इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये डायग्राम देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और इसी सेम लाइन में ये कोई वेक्टर बी हो जाएगा, तो ये भी कोलिनियर हो जाएगा। और करके एक और डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए क्योंकि ये वेक्टर ए है तो इसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर बी भी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। चलिए, अब हम बात करते हैं पैरेलल और लाइक्ड वेक्टर।
पैरेलल और लाइक वेक्टर क्या हो जाएगा? द वेक्टर विच इज पैरेलल टू वन अनदर, which is parallel to one another is called parallel or like vector। ये हो गया ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इस प्रकार के वेक्टर को पैरेलल या लाइक वेक्टर भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल से आप लोग बहुत पहले से परिचित भी होंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है? 0 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब आप लोगों को स्पेशल केस पढ़ाया जाएगा तो जब भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहा जाएगा तो आप लोग मान लीजिएगा कि दो वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। चलिए अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। तो एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं? दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट इन डायरेक्शन, the vector which is opposite in the direction is called a anti-parallel vector or अनलाइक वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या होगा, आप लोग पहले से परिचित होंगे निगेटिव वेक्टर से कि एक वेक्टर ए है जो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा वेक्टर बी है जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? मैक्सिमम 180 डिग्री। तो नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आगे और कहा जाएगा थीटा 180 डिग्री है, तो यहाँ पर याद रखिएगा वो वेक्टर क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की और नल वेक्टर की। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर की। जीरो और नल वेक्टर क्या हो जाएगा? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, द वेक्टर whose magnitude is zero is called a जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर कह सकते हैं। अब जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का आप लोग पूछेंगे डायरेक्शन क्या होता है, तो इट हैव एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब इस जीरो वेक्टर का कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। इट्स यूज इन क्रॉस प्रोडक्ट। इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि जब हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सबसे ज्यादा उपयोग यही पड़ता है। तो इस वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है।
अब ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए में से कोई दूसरा वेक्टर ए ही माइनस होगा, और दोनों जब दो वेक्टर को हम आपस में माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। क्यों? क्योंकि दो सेम चीजें प्लस या माइनस हो सकती हैं, तो जब हम दो वेक्टर को माइनस करेंगे तो तीसरा आंसर भी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, और जो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए वेक्टर। इसी वजह से इसको हम वेक्टर कहते हैं। और इट हैव एन आर्बिट्रेरी, और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका उपयोग हम कहाँ सबसे अधिक पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। सो आइए अब हम बात करते हैं कोटर्मिनस वेक्टर की। तो कोटर्मिनस वेक्टर क्या हो जाएगा? द वेक्टर which have same or common end point. The vectors which have same or common end point is called a कोटर्मिनस। बस इसको आप लोग टर्मिनस से टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए एक वेक्टर कोई ए है और एक वेक्टर कोई बी है, और यहां से कोई तीसरा वेक्टर आ गया सी, तो इस तीनों में हियर वेक्टर ए, बी एंड सी हैव कॉमन एंड पॉइंट। आप लोग नोट कर लो। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं अब हम पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। ए वेक्टर a vector which gives the position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called a पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इट इज अ वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो पोजीशन बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट। अगर हम सिस्टम की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वहां पर ओरिजिन लेंगे। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने घर से किसी जगह की दूरी बताएंगे। जैसे आप बताएंगे अपने घर से स्कूल की दूरी, आप अपने घर से जिला अस्पताल की दूरी बताएंगे, आप अपने घर से बस स्टेशन की दूरी बताएंगे। तो वहां पर वो पोजीशन क्या हो जाएगा? वहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाएगा? आपका घर लिया जाएगा या आपका हाउस लिया जाएगा। अब आइए कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में दो लाइनें हमने बना ली, एक को कहते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहां से एक लाइन जो हम बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एक्स और वाई में, और ये एंगल कितना बना लेगा? थीटा बना लेगा, और ये पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। और ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0,0। इसका मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, और इसको नाम दिया गया है ओपी। तो इट प्रोवाइड अस टू इंफॉर्मेशन
टू इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या बताया गया है कि इट टेल अस द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये डायरेक्शन बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा? इट टेल अस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेट लाइन tells us the position of an object। सो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और देखते हैं क्या होता है। आप लोग डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में पढ़े होंगे और फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में अब पढ़ रहे हैं? वहां पर आप लोगों ने बस पढ़ के छोड़ दिया था कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो इसका डिफिनेशन से पहले देखते हैं। इट इज ए वेक्टर विच tell us that how much it is a vector which tell us that how much and in which direction of an object has changed its position in a given interval of टाइम। इट इज ए वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो हमें बताता है हाउ मच, कितना और किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। आइए जल्दी से हम इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं कि ग्राफ से क्या होता है। ये मान लीजिए ये ग्राफ का ओरिजिन है और ये कोई वेक्टर है, ये मान लीजिए OP है, ये मान लीजिए OQ है। तो पोजीशन वेक्टर फिर से ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए OP है और ये मान लीजिए OQ है। तो ये पोजीशन वेक्टर है वेक्टर एट T। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर एट T डैश। तो ये पोजीशन वेक्टर होगा T डैश का। तो जो इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ के बीच का ये है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आगे हम फिर अगले लेक्चर वीडियो से कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक्स को, कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। थैंक यू क्लास।